एक बार फिर स्वागत है आप सभी का राइट कॉन्सेप्ट कोचिंग विद कमलेश की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, ये अध्याय के अंतर्गत हम लोग कई सारी चीज़ें जैसे प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, आखिर ये निर्वात क्या है, आखिर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं, आखिर ये परावर्तन होता कैसे, परावर्तन कहाँ संभव है, कहाँ नहीं होता है, इन सब पर बारी बारी से बात करते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक उठाने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये प्रकाश क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब बात आ गई कि ऊर्जा है तो थोड़ी सी बात हो जाती है कि आखिर ये ऊर्जा क्या होती है। तो कहते हैं दोस्तों कि जो काम किया जाता है, यानी कि जो काम करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु में जब काम करने की क्षमता हो, किसी चीज़ में जब काम करने की क्षमता हो, तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश के अंदर भी एक ऐसा कोई काम करने का जो है क्षमता है, काम करने की क्षमता है, तभी उसमें कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, प्रकाश के अंदर एक ऐसा काम है, प्रकाश एक ऐसा काम करता है, इसीलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। काम कौन सा करता है प्रकाश? तो प्रकाश हमें चीज़ों को दिखलाने का काम करता है। प्रकाश के सहारे हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के सहारे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं दोस्तों, लेकिन स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है। प्रकाश के सहारे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रकाश के आधार पर, ये जो प्रकाश है इसके बेस पर अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के आधार पर हमारी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो बात करते हैं वस्तुओं के प्रकार के लिए। सबसे पहली वस्तु आएगी। वस्तुओं में दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहली वस्तु का नाम है दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज कह सकते हैं हम लोग। लुमिनियस बॉडीज। तो क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं जानेंगे। दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे अभी, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुओं की जब डिफिनीशन हम प्रकाश के आधार पर बनाते हैं तो कहते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं, प्रकाश को देने का काम करती हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। यानी जो प्रकाश देने का काम करेंगी वो हमारी कहलाएंगी प्रदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बात को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिएगा कोई जलता हुआ बल्ब है दोस्तों, तो जलता हुआ बल्ब को हम कह सकते हैं कि एक प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह क्या करता है? प्रकाश देने का कार्य करता है। मोमबत्ती की बात कर लेते हैं तो मोमबत्ती भी हमें क्या करता है? प्रकाश देने का काम करता है। बात कर लें सूर्य के लिए तो सूर्य भी हमें
प्रकाश देने का काम करता है। तो जो हमें प्रकाश देता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी जिसके सहारे ये आपका प्रकाश मिला है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की, और उसका नाम है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं अर्थात नॉन लुमिनियस बॉडीज। नॉन लुमिनियस बॉडीज तो क्या होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं? अभी जो हम लोगों ने प्रदीप्त वस्तुएं सुना था, उसी के आधार पे कहा जाए तो कहते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के सहारे प्रकाशित होती हैं। स्वयं इनका कोई प्रकाश नहीं होता है। ये प्रदीप्त वस्तुओं का जो लाइट होता है, प्रदीप्त वस्तुओं के जो प्रकाश होता है, उन्हीं के सहारे प्रकाशित होती हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लेते हैं कि ये जलता हुआ बल्ब है, तो इस बल्ब के सहारे हमें हमारी बुक, हमारी मेज और भी अन्य चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि मेज पर उसका कोई प्रकाश नहीं होता है। मेज पर मेज का प्रकाश नहीं है, वो किसी दूसरे के सहारे प्रकाशित हो रहा है, और वह दूसरा सहारा क्या है? जलता हुआ बल्ब है। तो जलते हुए बल्ब के सहारे हमें बुक या जो भी मेज है या अन्य चीज़ें हैं वह दिखाई पड़ रही हैं। तो जब किसी दूसरे प्रकाश के सहारे यानी प्रदीप्त वस्तुओं के सहारे जो प्रकाशित होती हैं चीज़ें, ऐसी वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कंपटीशन बेस में एक एग्जाम्पल आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे प्रदीप्त में सूर्य लिखा गया है, तो बात यही चंद्रमा से जरा करते हैं। दोस्तों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, ये किसी दूसरे के सहारे प्रकाशित होता है। यानी किसी दूसरे का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो प्रकाशित होता है। और वह कौन सी वस्तु है जिसका प्रकाश इस पर पड़ने के बाद ये हमें प्रकाशित करता है, हमें प्रकाश देता है? तो दोस्तों, वह सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तब कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो प्रकाशित होता है। इसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के साथ साथ और जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग कह लें, पेड़ हुए, पेड़ पौधे जितने भी हैं दोस्तों, जब बल्ब जल जाता है तो उसके सहारे हमें पेड़ पौधे या अन्य चीज़ें दिखाई पड़ती है। मेज है जैसे दोस्तों, तो ये जितने भी एग्जाम्पल की बात किया गया है, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। और पूर्व वाली जो बात हुई है, पूर्व के जो एग्जाम्पल हैं, वह प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिनमें क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, जो खुद प्रकाशित करती हैं चीज़ों को। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे के सहारे प्रकाशित होती हैं। किसी दूसरे के सहारे उन पर प्रकाश आता है, वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बात करते हैं जरा दोस्तों प्रकाश के बारे में, थोड़ी सी और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोगों ने जान लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो प्रकाश में इसी की बात को जब आगे बढ़ाएं तो प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, प्रकाश में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं दोस्तों। विशेषताओं में कहा जाए तो जो हमारी प्रकाश होती है वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। बात करते हैं ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो कहते हैं कि ऐसी तरंगें होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं आपकी, जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जिनके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई माध्यम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात का मतलब हुआ वैक्यूम फील्ड में भी गमन कर सकती हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है दोस्तों, वह हमारा निर्वात से होकर के ही गुजरता है। क्योंकि कहते हैं कि लगभग पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से जब हम जाने लगते हैं 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ से निर्वात होना शुरू हो जाए। निर्वात का मतलब है जहाँ पर वायु भी ना हो, जहाँ पर वायु भी ना रहे, कोई वस्तु ना रहे, यानी वहाँ पर निर्वात होता है। तो पृथ्वी जो सूर्य है, जब ये इसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वह निर्वात से ही होकर गुजरता है। तो हमारा जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्योंकि जो प्रकाश है इसको भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी निर्वात में भी चल सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है।
और जब प्रकाश निर्वात में चलता है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कहा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। इसी को अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। दोस्तों मीटर को हम किलोमीटर में बना सकते हैं 10⁻³ से डिवाइड करके। तो कंपटीशन बेस पर ये आपका मीटर पर सेकंड में भी ऑप्शन हो सकता है और किलोमीटर प्रति सेकंड में भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। और जो हमारा प्रकाश होता है दोस्तों, ये प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में कहें तो जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश के अंदर इन गुणों के बारे में और बात करते हैं तो प्रकाश के जो कण होते हैं, जो प्रकाश के आपके कण हैं, इन कणों को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों को बंडल या पैकेट के रूप में जानते हैं। तो जो प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, बंडल या पैकेट होते हैं, इन्हीं बंडल या पैकेट को हम लोग फोटान के नाम से जानते हैं। यानी कि जो प्रकाश के कण होते हैं, छोटे छोटे कणों को, ये इन्हीं छोटे छोटे कणों को यानी कि बंडलों को, इनके पैकेटों को हम लोग फोटान के नाम से जानते हैं। ये फोटान के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश में ऐसे कुछ गुण होते हैं। अब टॉपिक को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम लोग प्रकाश किरण के लिए। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो कहते हैं कि जैसे जो प्रकाश है वह जब किसी एक बिंदु, मान लेते हैं हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ से लाइट ने चलना शुरू किया है और मान लेते हैं दोस्तों ये Q पॉइंट है, यहाँ तक प्रकाश ने गमन किया है। तो P से जब किसी बिंदु से प्रकाश चलता है और किसी बिंदु तक पहुँचता है तो एक रेखा में चलता है। तो जो प्रकाश ने रेखा बनाई है, जो रेखा अपनाया है, प्रकाश द्वारा अपनाया गया जो मार्ग होता है, उससे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, चले जाने में जो रेखा बनती है, जो किरण बनती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। अब अगर ये प्रकाश किरण बहुत सारी हो जाए दोस्तों, बहुत सारी का मतलब इनका समूह हो जाए, तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगर बहुत सारी किरणें मिल जाएं प्रकाश की, तो बहुत सारी किरणों का जो समूह होता है वह क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रकाश किरणों का पुंज कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। और बात को आगे बढ़ाते, इसी प्रकाश किरण के आधार पे बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा इतना इरेज कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं प्रकाश किरण के लिए, तो प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला आपको बताते हैं आभिसारी। प्रकाश किरण की जो प्रकृति होती है वह आभिसारी हो सकती है, या तो अपसारी हो सकती है, और या तो समांतर हो सकता है दोस्तों। आभिसारी, अपसारी या अपसारी। कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, और ये आपका डाइवर्जेंट, और ये आपका पैरेलल, ये आपका पैरेलल दोस्तों। तो जो हमारी किरण पुंज होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। या तो अभिसारी किरण पुंज होगी, या तो अपसारी होगा, और या तो समांतर होगा। बात करते हैं एक एक के बारे में। ये अभिसारी किरण पुंज क्या होती हैं, कहते हैं कि जब बहुत सारी किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं दोस्तों, उसी का नाम होता है अभिसारी किरण पुंज। ये जैसे बहुत सारी किरण पुंजें आ रही हैं, इसमें बहुत सारी का मतलब 3 लिया है, आप चाहे जितनी ले सकते हैं। जब आपके 2 या 2 से अधिक क्या हो प्रकाश की किरण आएँ और किसी एक बिंदु पर मिल जाएं, तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। एक पॉइंट है, इसी पर सभी लोगों को आना है, तो ये आपका जो फिगर है ये कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में एक ही पॉइंट पर सभी प्रकाश की किरणें मिलती हैं दोस्तों।
बात करते हैं अपसारी यानी डायवर्जेंट के लिए। तो डायवर्जेंट में क्या होता, अपसारी में क्या होता है, एक कोई पॉइंट ले लिया पहले से ही और जो किरणें होती हैं यहीं से निकलना शुरू होती हैं। ये देखिएगा ऐसे किरणें निकलती हैं। तो यानी अपसारी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें निकलना शुरू होती हैं, जहां से चलना शुरू होती हैं, वहां पर चल करके एक बिंदु पर मिलती हैं और यहाँ पर एक बिंदु से चल करके अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। तो ये घटना अपसारी और ये घटना आपकी अभिसारी। अभिसारी में एक पॉइंट पर सभी हमारी प्रकाश किरणें मिलेंगी और अपसारी में एक पॉइंट से किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलेंगी। बात करते हैं समांतर किरण पुंज के लिए। तो समांतर किरण पुंज में जो आपकी प्रकाश किरणें होती हैं वह बिल्कुल पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, अर्थात सभी किरण पुंजों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो जब समांतर किरण पुंज होगा तो प्रत्येक जो रेखाएं हैं, प्रत्येक जो किरण हैं, उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है होगा यहाँ, ये सब बराबर होंगी दोस्तों। तो आपने 3 प्रकार के किरण पुंज पढ़ लिए, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। थोड़ा सा टॉपिक और आगे ले चलते हैं और बात करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जो अध्याय हम लोगों ने लिखा है इसके डिफिनीशन और इसकी बातों पर और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है प्रकाश का परावर्तन। कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वह किसी चिकने या पॉलिश वाले तल से टकरा जाए और टकराने के बाद वह वापस लौट जाए। दोस्तों, प्रकाश जब क्या हो, किसी चिकने या पॉलिश वाले तल पर टकरा जाए और टकरा कर वापस लौट जाए, तो प्रकाश के टकरा कर लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का एक किसी माध्यम से, प्रकाश का किसी तल से, वह तल कैसा हो सकता है, किसी चिकने अथवा पॉलिशदार, किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकरा कर वापस लौटना। अगर टकरा करके वापस लौट गया है तो टकरा करके वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, अब जब हमारा प्रकाश किसी तल से टकरा कर लौटेगा दोस्तों, तो उस तल को कहते हैं परावर्तक तल। आ जाए एग्जाम में हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि परावर्तक तल क्या होता है, तो हम सबका जवाब होगा दोस्तों कि प्रकाश जिस तल से टकरा कर वापस लौटता है उस तल को कहते हैं परावर्तक तल। आगे बढ़ते हैं। अब ये परावर्तन होने के लिए जरा कुछ शर्तों को समझ लेते हैं। देखिएगा, आपको प्रकाश का परावर्तन चीजें तभी दिखाई पड़ेंगी आपको, जैसे आपको बोर्ड में लिखा हुआ या हम तभी नजर आ रहे हैं जब परावर्तन हुआ है। लाइट पड़ना है, शरीर पे लाइट पड़ी, वह लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी तभी आपको दिखाई पड़ेगा। जिन चीज़ों पर, जिन वस्तुओं पर प्रकाश आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, तो समझिएगा कि वह चीज़ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। चीज़ों के दिखाई देने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें परावर्तन की घटना हो। अगर जब हम बड़ी क्लासों में बात करेंगे तो एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल जो हमारे अंतरिक्ष में एक स्थान है, उस ब्लैक होल के बारे में कहा जाए तो वहाँ पर प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश आपका परावर्तित नहीं हो सकता है। प्रकाश इन्हें जितनी भी चीज़ें वहाँ पर परावर्तित नहीं हो सकती हैं, इसलिए परावर्तन की घटना को हम लोग ब्लैक होल में नहीं देख सकते हैं। परावर्तन होने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों का परावर्तन होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रकाश पड़े वो लौट जाए। अब इसमें अगर कहा जाए कि कब प्रकाश ज़्यादा लौटेगा और कब प्रकाश कम लौटेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चिकना तल होगा, जो हमारा चिकना तल होता है वहाँ से प्रकाश ज़्यादा लौटता है, और जो हमारा रफ का खुरदरा तल होता है उससे प्रकाश कम लौटता है। आगे इसी में बात कर लेते हैं परावर्तन के नियमों के लिए। प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन के बाद परावर्तन के नियम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्लास 10th लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपको सुनाते हैं। पहले नियम को समझने के लिए देखिएगा दोस्तों,
एक तल बना लिया मैंने। ये तल इधर से थोड़ा सा खुरदरा है दोस्तों, एक तरफ खुरदरा है और एक तरफ आपका प्लेन है, क्योंकि ये खुरदरा होना ज़रूरी है, अन्यथा ये इसकी जो प्रकाश किरण है आर पार निकल जाएगी। तो थोड़ा सा खुरदरा बनाया। अब ऊपर वाले तल में क्या किया, मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश को आपतित कराया, तो आने वाली प्रकाश का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये आपतित किरण का नाम मान लेते हैं दोस्तों AO है या OA, इधर से आई है तो AO कह लेते हैं। ये जो हमारी प्रकाश किरण है यह बिंदु O पर आपतित हुई है। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद ये जो आपका चिकना तल है, यहाँ से प्रकाश अगर ऐसे लौट जाए तो इस किरण को बोलते हैं, लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण और लौटने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, और जिस पर ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको इस तल पर O बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और यहाँ पर बीच में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा बना देते हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब, जिसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब। अब हम लोग बात करते हैं नियम की। इस चित्र के आधार पर हम लोग परावर्तन का पहला नियम बनाते हैं। कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ये आपतित किरण अगर कागज के तल में बना है तो परावर्तित किरण भी कागज के तल में बनना चाहिए और अभिलंब भी कागज के तल में। अगर ये आपतित किरण बोर्ड पे तल पर बना है तो परावर्तित किरण भी बोर्ड के तल पर और अभिलंब भी बोर्ड के तल पर। तीनों का तल एक होना बहुत जरूरी है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपकी ये आपतित किरण है और जो आपकी ये अभिलंब है दोस्तों, इसके बीच में बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और जिसका संकेत होता है आई। कहा जाए आपतन कोण क्या है, तो जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है, उसके बीच में बना जो कोण होता है वह आपतन कोण और संकेत होता है आई। आगे आता है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, जिसका संकेत होता है दोस्तों आर। तो सेकंड रूल इसी के आधार पर बनेगा कि जो आपका आपतन कोण अर्थात की कोण आई और आपका परावर्तन कोण अर्थात कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम आपने क्या सुना दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपने क्या सुना, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब इस रूल के आधार पर हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आराम से हम लोग क्वेश्चन छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए कि ये आपका जो आपतन कोण है ये 30 डिग्री है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आर का मान, अगर इस तरह का चित्र बना के पूछे आर का मान कितना होगा, तो हमारा जवाब होगा दोस्तों 30 डिग्री। अगर कहा जाए कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आर का मान भी 30 होगा। यही क्वेश्चन को बदल दिया जाए दोस्तों, लेकिन अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन को अगर हम बदल देते हैं, यहाँ पर आई ये 30 डिग्री यहाँ कर देते हैं, जो हमारा तल है, जो हमारा आपतित किरण है, उसके बीच में अगर 30 डिग्री का कोण बना है और हमारा क्वेश्चन अब आ जाए कि परावर्तन कोण कितना होगा, तब हम लोगों को ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा सेकंड नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अभी ये आपतन कोण नहीं निकला है, पहले हम आपतन कोण निकालेंगे तो परावर्तन कोण की बात करेंगे। तो आपतन कोण ये आई है, ये 30 डिग्री है, ये वाली अभिलंब है तो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 30 डिग्री निकल गया दोस्तों, तो आई का मान होगा 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा आपतन कोण है वह 60 डिग्री आया है। तब हमारा जो परावर्तन कोण होगा दोस्तों वह 30 नहीं, जो आपका आपतन आई बराबर 60 आया उसके बराबर, अर्थात आर का मान भी 60 होगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पर दिया है तो पहले आपको आपतन कोण निकालना होगा, क्योंकि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, वह निकल आएगा, तब हमारी जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला परावर्तन कोण हमें पता चल जाएगा। अगर आधार के साथ और आपतित किरण के साथ कोण दिया है
तो आपको आपतन निकालने के लिए 90 से घटा देना होगा। यही काम अगर उल्टा पूछता है दोस्तों, कभी यहाँ का कोण पूछता और यहाँ का दिया तो भी आप 90 से घटा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपने समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बी वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।